सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गिलानी के कत्ल हो जाने के बाद यहाँ का एक एक जवान गिलानी बनेगा इंशाअल्लाह। और वो हिंदुस्तान के उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक यहाँ हिंदुस्तान का एक भी फौजी इस मुकद्दस सरजमीन से पाक नहीं हो जाएगा और बाहर नहीं हो जाएगा। इस्लाम की मोहब्बत से हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, 92 साला एक तवाना आवाज़ जो कश्मीरियों के लिए थी वो खामोश हो गई है हमेशा के लिए, लेकिन उस आवाज़ की गरज आज भी, उस आवाज़ की गूंज आज भी और आइंदा रहने वाली तमाम दहाइयों और सदियों तक रहेगी। और वो आवाज़ थी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे की। और उस आवाज़ के पीछे हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी, वो आज हम में नहीं है। कल उनका इंतकाल हो गया 92 साल की उम्र में। लेकिन कश्मीर हुर्रियत रहनुमा के हवाले से एक बात बहुत वाज़ेह कि करीब 10 साल से वो नज़रबंदी की ज़िंदगी गुजार रहे थे और इतना खौफ था इस बुज़ुर्ग का कि उनकी एक आवाज़, उनका एक नारा, उनकी एक बात से भारत की 5 लाख अफवाज जो वहाँ पर मौजूद है वो कांप रही थी। क्यों? क्योंकि एक सच्ची लगन थी। वहाँ बैठकर वो श्रीनगर में एक नारा लगा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, जो भारत के ऐवानों में खलबली मचा रहा था। लेकिन उस आवाज़ को लेकर कश्मीर के अंदर पिछले 74 साल से मुसलसल हम ये देख रहे हैं अपनी आज़ादी की जद्दोजहद करते हुए कश्मीरियों का एक दिन या एक लम्हा भी सर्द नहीं हुआ है। और अब भी उम्मीद यही की जा रही है कवी कि जो चिराग वो जला गए थे और उनके साथियों ने जो अपनी शहादतों से वो चिराग जलाए हैं वो यकीनी तौर पर उसी तरह से जलते रहेंगे जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता और कश्मीरी अपना हक हासिल नहीं कर लेते भारतीय गासिब फ़ौज से और भारतीय गासिब हुकूमत से। आज हम कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से जब भी बात करते हैं तो हमें इन हुर्रियत रहनुमाओं की, जिन्होंने बग़ैर किसी तलवार, बग़ैर किसी बंदूक, बग़ैर किसी गोली के इस चीज़ को भी दायम और कायम रखा है। और कश्मीर की इस जद्दोजहद आज़ादी के लिए कश्मीरियों की वो कुर्बानियाँ जो तलवार से, बंदूक से और गोली से चल रही हैं वो भी आज तक वैसे ही बरकरार है। हम आज बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद नज़ीर लगारी साहब, इस वक्त सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल लगारी साहब, कि बहुत सी चीज़ों के गवाह भी अपनी सहाफ़त के हवाले से, उनसे भी बात करेंगे। हमीद लोनसा सीनियर हुर्रियत रहनुमा है। हमीद लोनसा बात करेंगे कि इस वक्त जो है वो कश्मीरी जिस नहज पर चल रहे हैं अपनी इस हुर्रियत की जद्दोजहद में, अपनी आज़ादी की इस जद्दोजहद में, तो आज सैयद अली गिलानी साहब का जो ये खला है उसके बारे में क्या बात होगी। और हमारे साथ गज़ाला हबीब साहब मौजूद हैं, कश्मीर ऑफ फ्रेंड्स की चेयरपर्सन हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। गज़ाला साहब से भी बात करेंगे क्योंकि जो नौजवान हैं उन्होंने तो अपना बचपन, बल्कि अपना पैदाइश में ही जो कश्मीर की सूरत हाल देखी है और तब से लेके अब तक वो जहाँ अली गिलानी साहब को देख रहे हैं, उनके साथियों को देख रहे हैं, वहीं पर अपनी जद्दोजहद आज़ादी के लिए ये तमाम नौजवान भी उसी तरह भरपूर कोशा हैं। आगाज़ करते हैं हमीद लोन साहब आपसे। सर, ये बड़ा एक नज़र आ रहा है हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब की, जब भी कोई एक छोटी मोटी वीडियो आ जाती थी, कोई ऑडियो कॉल पे कोई बात हो जाती थी, लोगों को ये था कि वो आवाज़ जो 1947 से गरजदार थी वो आज तक भी उसी तरह से बरकरार है। आज सैयद अली गिलानी साहब हम में नहीं हैं, लेकिन हुर्रियत रहनुमा की आखिर तक जो एक जदोजहद है वो बड़ी लाजवाल है। क्या कहेंगे आज उनकी वफ़ात के हवाले से? इसमें कोई शक नहीं, आज हम अपने अजीम रहनुमा से, अजीम लीडर से जो है वो महरूम हो गए हैं। सैयद अली शाह गिलानी तहरीक आज़ादी का दूसरा नाम था, जहाँ मकबूज़ रियासत जम्मू कश्मीर में उनका नारा मकबूल है हर गली कूचे में कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। और आज जहाँ वो दुनिया से रहलत कर गए, सारी ज़िंदगी तहरीक आज़ादी में उन्होंने वक़फ़ की। उन्होंने नौजवान नस्ल को तहरीक आज़ादी के हवाले से तैयार किया, उन्होंने सोबतें बर्दाश्त की, उन्होंने जेलें काटी, उन पर तशद्दुद हुआ, कदगने उसने बर्दाश्त की, उनको तबी सहूलियात से भी महरूम रखा गया। पिछले 11 साल से मुसलसल वो घर में नज़रबंद थे
उनके बुनियादी हुकूक सलब थे, उनके रिलीजियस राइट्स सलब थे। वहीं कल भी जब भारतीय फ़ौज ने उनकी फौदगी के बाद जो बेईमाना हरकत की, जो हथकंडा आजमाया, जो मज़मूम साजिश की, हम किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जहाँ पर हमारे मजहबी हुकूक भी सलब हैं कि रात के अंधेरे में सैयद अली शाह गिलानी साहब को दफन किया गया हैदरपुरा के आबाई इलाके में, चंद रिश्तेदारों को उसमें शिरकत करने की इजाज़त दी गई। ये सारी दुनिया के लिए चश्मकुशा है। सैयद अली शाह गिलानी जो है वो पाकिस्तान का दूसरा नाम है। सैयद अली शाह गिलानी ने तहरीक आज़ादी में जिस तरह से कुर्बानियाँ दी, जिस तरह से उनका वहाँ फॉलोवर है, जिस तरह से उन्होंने दुनिया को भारतीय जुल्म व जबर से आश्कार किया, ये हम सब के लिए मशाल राह हैं। और इस उम्मीद के साथ कि सैयद अली शाह गिलानी का जो मिशन है, जो उनका मिशन था कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, उसको हम मंतकी अंजाम तक लेकर ही रहेंगे। और जब तक न भारतीय काबिज़ अफवाज उसका इनखला वजूद में आ जाता है मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर से, हम सैयद अली शाह गिलानी के मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। हम उनकी दिलेराना जद्दोजहद को सलाम करते हैं। एक अहद साज शख्सियत गुजरी है। वो ऐसी शख्सियत थी कि जहाँ बरसगीर जनूबी एशिया में एक बहुत ही अजीम लीडर थे, वो कायद आज़म सानी थे। हिंदुस्तान ने कई लालचें उनको देने की कोशिश की, एक दफ़ा सदर हिंद बनाने की कोशिश की गई। बिल्कुल, ये वज़ीर आला कश्मीर तो इतना बड़ा लीडर जो है और उनकी तवील एक जद्दोजहद जो है वो रही। मैं नज़ीर लगारी साहब, एक 92 साल के बुजुर्ग को भी 10 साल नजरें बंद रखने के बावजूद लगारी साहब अज़्म नहीं तोड़ सकी है भारत की, ना अफवाज, ना वहाँ की हुकूमत, ना वहाँ के लोग। इतना चट्टान की तरह खड़ा रहने वाला जो अली गिलानी है, वो तारीख़ का तो एक बहुत सुनहरी बाब बन जाएंगे। हाँ, यकीनन ये 13वां या 14वां साल है वो मुसलसल नज़रबंदी में थे। और उनकी नज़रबंदी की मुद्दत, अगर माजी में भी उनकी गिरफ़्तारियाँ होती रही हैं, माजी में भी वो पाबंद सलासल रहे, माजी में भी वो जेलों, ज़िंदानों, अज़ियत खानों, कैद खानों में रहे, लेकिन अब मुसलसल अपने घर में वो कई बरस से थे और इस दौरान जेल में भी और थानों में भी वो जाते रहे। लेकिन मुसलसल जो इनका तसलसल है वो 12वां 13वां साल पूरा हो रहा है उनकी गिरफ़्तारी को। और गिरफ़्तारी के दौरान ही, असीरी के दौरान ही और पाबंद सलासल होने के दौरान ही, अपने घर को कैद खाना करार दिए जाने के दौरान ही उनका इंतकाल होता है। और वो मेरा ख़्याल है कि बड़े सग़ीर की तारीख़ में हमेशा याद रखे जाने वाले लोगों में हैं वो। और उन्हें कश्मीरी ही नहीं, दुनिया भर के हुर्रियत पसंद, दुनिया भर के आज़ादी पसंद, दुनिया भर के इंसान दोस्त लोग, दुनिया भर के इंसान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले लोग उन्हें हमेशा याद रखेंगे। सैयद अली गिलानी सिर्फ़ बड़े सग़ीर के नहीं, सिर्फ़ मकबूजा जम्मू कश्मीर के नहीं, वो हर उस जद्दोजहद के, चाहे वो फ़लस्तीन की हो, चाहे वो दुनिया के किसी और ख़ित्ते की हो, उस जद्दोजहद के वो रहनुमा थे, एक रोल मॉडल थे। और वो उनके रोल मॉडल होने की सबसे बड़ी दलील ये थी कि दुश्मन की हिरासत में होने के बावजूद अपने अज़्म के साथ, अपने हौसले के साथ, अपनी पामर्दी के साथ, अपनी साबित कदमी के साथ, अपने मुसलसल जद्दोजहद के साथ ना थकने वाली शख्सियत थे। उन्होंने कभी भी थक कर, हार कर अपने आप के बारे में ये नहीं सोचा है कि उनकी जद्दोजहद रायगां जाएगी। आखिरी दम तक भी वो इस बात पर यकीन रखते थे कि उनकी जद्दोजहद रंग लाएगी। और हम समझते हैं, और हमारे लोग समझते हैं, कश्मीरी समझते हैं, पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि एक ना एक दिन उनकी जद्दोजहद रंग लाएगी। इसलिए कि 73-74 साल के मुसलसल इस हिंदुस्तानी जबर के दौरान, उससे पहले डोगरा राज के दौरान भी, जो मुज़ाहमत की एक मुसलसल अलामत के तौर पर जो शख्सियात रही हैं, उनमें सरे फहरिस्त जिनका नाम होगा वो सैयद अली गिलानी होंगे। जब से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का वजूद में आया और जिस तरह से एक नया उभार पिछले 30 साल पहले, 30-32 साल पहले जो एक नया उभार आया था, एक नया वलवला और नया जोश आया था, उसने तो कमाल कर दिया। मकबूल, उससे पहले मकबूल भट्ट ने एक कमाल का अपना एक मिसाल पेश की थी कि किस तरह से तिहाड़ जेल में उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा और अपनी ज़िंदगी के बारे में
बेपरवाह होकर अपने किसी एक उसूल पर भी न मकबूल भट्ट ने सौदा किया, न सैयद अली गिलानी ने वो फैसला किया ऐसा, न उसका कोई उनको इस बात का कोई मलाल नहीं था कि उनकी ज़िंदगी की जद्दोजहद का नतीजा क्या निकला। मेरे ख्याल में ये एक ऐसी शख्सियत हैं सैयद अली गिलानी की जो बरसों में नहीं, जो दहाओं में नहीं, जो अशरों में नहीं, वो सदियों तक याद रहने वाली शख्सियत हैं। और आइंदा आने वाली कश्मीर की नस्लों के ज़िंदगी के सैलाब निसाब में, उनके करिकुलम में, उनकी यादाश्तों में, उनके लिखाइयों में, उनकी तहरीरों में, उनकी तकरीरों में सैयद अली गिलानी ज़िंदा रहेंगे और बड़े जुर्रतमंद बहादुर जाएंगे। और अगले आने वाली जो कश्मीरियों की नस्लें हैं, जो लगारी साहब आप बात कर रहे थे, हुर्रियत की जहाँ जहाँ बात होगी वहाँ पर तो जो आने वाली नस्लें हैं, जो नौजवान इस वक्त कश्मीरी हैं, वो क्या सोचते हैं? जब तक उन्होंने अपनी आंख खोली, वो सैयद अली गिलानी साहब को देखा, मकबूल भट्ट की शहादतें देखी, वो तमाम हुर्रियत रहनुमाओं की सोबतें देखी। गज़ाला हबीब साहिबा, सैयद अली गिलानी साहब तो आज नहीं हैं, लेकिन जो शम्मा वो जलाए बैठे थे 73 साल से, बल्कि डोगरा राज से 1929 में तो वो पैदा हुए, अपनी जो लड़कापन जवानी तो उन्होंने उस गुलामी में भी देखी और उसके बाद भारत की भी, लेकिन अज़्म वहाँ भी बरकरार था। तो आज कश्मीरी नौजवान उनको देखकर क्या हौसला पकड़ता है? हम जैसे वो लोग जो कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद के एक मामूली रुकन की हैसियत से काम कर रहे हैं, अली गिलानी साहब की शख्सियत हमारे लिए अज़्म का, हिम्मत का, जद्दोजहद का इस्तारा थी। उनकी पूरी ज़िंदगी मिसाल थी उनकी अनतक कुर्बानियों की, उनकी दिन रात दी जाने वाली ऐसी कुर्बानियाँ जिन्हें आप सोच नहीं सकते कि उन्होंने औलाद का दुख तकलीफ़ देखा, उन्होंने घर बार का देखा। 15 सालों से, गुज़िश्ता 15 सालों से वो अपने घर में मुक़य्यद थे। उनको एक ऐसा शख्स जो 5 वक्त का नमाजी परहेजगार था, उसे जुम्मे के लिए नमाज के लिए जाने की इजाज़त नहीं थी। तो और उन्होंने हमें ये सब सिखाया कि जब आपने ठान ली हो कि आपने आज़ादी की मंजिल पानी है तो आपको तमाम तर कुर्बानियों के लिए तैयार रहना होगा। अली गिलानी साहब की शख्सियत वो शख्सियत थी जिसमें तमाम तर धड़े, चाहे वो दाएं जानिब के हों, चाहे वो बाएं जानिब के हों, चाहे वो इंडियन हुकूमत की महबूबा मुफ्ती हों, चाहे हमारे हुर्रियत लीडर यासीन मलिक हों, शब्बीर शाह हों, आसिया इंद्राबी हों, सब उनका एहतराम करते थे, उनसे रहनुमाई लेते थे। और मैं भी उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ। मेरी किताब जब सुलगते चनार सामने आई तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि मुझे बहुत मोहब्बत भरा पैगाम दिया, बल्कि इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ उनकी तहरीर थी मसला कश्मीर के हवाले से। जो बातें आज हम कर रहे हैं इंडिया में कि किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट, मोदी की जो फॉशिस्ट हुकूमत है वो कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंजेस ला रही है। 2016 जनवरी में मेरी किताब पब्लिश हुई थी और उसमें ये तमाम चीज़ें खुलकर अली गिलानी साहब ने लिखी थी कि किस तरह जो इंडियन फोर्सेस हैं वो तमाम तर जंगलात में कश्मीर के कब्ज़े कर रही हैं, आबादियों को निशाना बना रही हैं। और हम देख रहे हैं कि वो शख्स जो बहुत दूररस देखने की सलाहियत रखता था, जिसको पता था कि कश्मीरी कौम की मंजिल क्या होनी चाहिए। और हम कश्मीरियों का तो एक अजीम नुकसान है कि हम, आप समझे कि यतीम हो गए, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए भी एक इंतहाई कमी होगी, क्योंकि ये वो शख्सियत थी जिनके रग रग में, जिनकी नस नस में, जिनकी हर एक सांस में, हर एक पल में पाकिस्तान से मोहब्बत बसी थी। और अगर आप लोगों को याद हो कि जो उनकी आखिरी वीडियो भी आई थी इंतहाई बीमारी की हालत में, वो थके हुए और टूटे हुए सांसों के साथ सिर्फ पाकिस्तान 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 कह रहे थे। तो ये सिर्फ हम कश्मीरियों का नुकसान नहीं है, बल्कि तकमील पाकिस्तान के लिए जो लोग जो है वो कश्मीर के बगैर वैसे ही नामुकम्मल है। हमीद लोन साहब, एक जानिब हम हुर्रियत रहनुमा की बात कर रहे हैं, अली गिलानी साहब की आज उनके इंतकाल की, दूसरी जानिब हम ये बात कर रहे हैं कि वो जो मिशन है उसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा चेंजेस वहाँ हो रही है और जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की जा रही है, तो अब क्या कश्मीर का मुस्तकबिल और कश्मीरी रहनुमाओं का, हुर्रियत रहनुमाओं का और कश्मीरी अवाम को आप देख रहे हैं? दिल्ली से जो भी साजिशें हो रही हैं तहरीक आज़ादी के खिलाफ, श्रीनगर में वो सारी दम तोड़ती नज़र आ रही हैं सबको। और ये मोदी को भी पता है कि कश्मीर पे जो शब खून मारा गया, कश्मीरी किसी भी सूरत तस्लीम करने वाले नहीं। वहीं जहां कश्मीरी कौम की रहनुमाई सैयद अली शाह गिलानी साहब कर रहे थे,
तो पूरी कौम जो है, जो नौजवान हैं, वो सब सैयद अली शाह गिलानी के फॉलोवर हैं। और जहाँ आज हम सैयद अली शाह गिलानी के मिशन को इस अहद के साथ आगे बढ़ाने का हम जो है वो अहद करते हैं कि जो इलाहाकी पाकिस्तान की जो मजबूत तरीन आवाज़ थी उनकी, जो दिलेरना और जो उनका जज्बा वलवला अकीदत पाकिस्तान के साथ था, उस मिशन को हम पाए तकमील तक लेकर ही रहेंगे। नौजवानों के अंदर जो है सैयद अली शाह गिलानी साहब बुज़ुर्ग रहनुमा हैं हमारे, और जहाँ उन्होंने तहरीक आज़ादी के हवाले से बेशबहा कुर्बानियाँ दी, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो लाजवाल हैं। वहीं नौजवान उनके फॉलोवर हैं, जहाँ बुरहान वानी से लेके अब्दुल हमीद लोन तक पूरी कौम उनकी जो है वो फॉलोवर हैं, और वो हमारे मुर्शिद रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग रहे हैं, उनके फॉलोवर हैं हम। लिहाजा इस मिशन को हम पाए तकमील तक लेकर ही रहेंगे। जिस तरह से मैं पहले बात कर रहा था कि मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हर गली कूचे में ये नारा मकबूल है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। तो लिहाजा जो सैयद अली शाह गिलानी साहब का पाकिस्तान के साथ रिश्ता था, जो अकीदत थी, जो मोहब्बत थी, वो कायम व दायम है, उसमें मज़ीद मजबूती आई है। कश्मीर का हर नौजवान, हर शहरी जो है वो भारत से आज़ाद होकर पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता है। ये जो सारे रिश्ते हमारे पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, ये एक रिश्ता बड़ा मजबूत था। लगारी साहब, जहाँ हुर्रियत रहनुमा अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, सैयद अली गिलानी साहब के पुराने इंटरव्यूज़ भी हम देख रहे थे, कल उनके बयानात भी पढ़ रहे थे। हर बात में वो पाकिस्तान से जो मोहब्बत की बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद की जो उनकी आवाज़ है, ये एक बड़ा मुख्तलिफ मामला था। बड़े बड़े लोगों के अपने अपने जो स्टाइल हैं हुर्रियत रहनुमाओं के। गिलानी साहब का पाकिस्तान के साथ आखिरी दम तक, आखिरी वीडियो तक, आखिरी बयान तक पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता रहा है, इसकी एक अपनी खूबसूरती और अपनी अहमियत है। जी, मेरी उनसे कई दफ़ा बातचीत हुई है। मैं एक अखबार में एडिटर होता था, तो उनके साथ रब्ता होता था, और वो जिस उनके अंदर जो सच्चाई थी, जो दयानत थी, जो बहादुरी थी, जो जुर्रत थी, जो ताकत थी, जो एनर्जी थी, वो मुझे कई दफ़ा ऐसा होता है कि जवानों में भी नज़र नहीं आती है। उनके अंदर इतनी सच्चाई कूट कर कोई चीज़ भरी हुई थी, तो मुकम्मल सच्चाई थी, और अपने मिशन के हक पर मबनी होने की उनकी जो उनका यकीन था, वो इतना ठोस था कि कोई चीज़ ऐसी ठोस नहीं हो सकती है। और वो पाकिस्तान को जिस तरह से आइडियलाइज़ करते थे, वो एक बहुत बेमिसाल बात थी। उनके साथ जितने भी लोग थे, चाहे वो जिस तरह से गज़ाला हबीब साहिबा ने कहा कि चाहे वो दाएं बाजू के थे या बाएं बाजू के थे, चाहे वो मिलिटेंसी पर बिलीव करने वाले थे, जो मकबूल भट्ट के फॉलोअर थे और यासीन मलिक थे, उन्होंने बाद में मिलिटेंसी को छोड़ कर कहा कि हम अपनी जिद्दोजहद करते हैं। मैं कहता हूँ मिलिटेंसी के हालत में जो लोग थे, जिन लोगों ने अपने अमल से, अपनी कुर्बानियों से, अपनी लाज़िवाल कमिटमेंट से इस तहरीक के अंदर जो रोशनी डाली हुई थी, उनका जो मेन फोकल रोल मॉडल हुआ करते थे, वो सैयद अली गिलानी हुआ करते थे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बनने के बाद एक नया वलवला पैदा हुआ था तहरीक आज़ादी कश्मीर के अंदर, एक नया जज्बा पैदा हुआ था, एक नया जोश पैदा हुआ था। ये वही दिन थे, मुझे याद पड़ता है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि हम इसको अपना इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर ले जाएंगे, और वो अपने साथ चाहती थी कि सैयद अली गिलानी को भी साथ ले चलें, और लेकिन कश्मीर अपना इंडियन हुकूमत ने वो सहूलत नहीं दी थी, लेकिन वो मीर वाइज़ को अपने साथ लेकर गई थी और अपने छोटे भाई के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया था, और उन्होंने ये जाकर कश्मीर का, और ये उनका राब्ता था सैयद अली गिलानी से भी कि किस तरह से जिद्दोजहद को लेकर आगे बढ़ना है। बाद दफ़ा मैं मिसालें दिया करता हूँ कि भी हमें कैसे करना चाहिए, इस जिद्दोजहद को कैसे आगे ले जाना चाहिए। मैं इस मौके पर, जबकि हम सैयद अली गिलानी साहब की ज़िंदगी की बातों को याद कर रहे हैं, तो मैं अपनी एक और नई तजवीज़ देता हूँ कि अब इस दफ़ा वज़ीर आज़म यूनाइटेड नेशन जा रहे हैं, तो फिर आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म को साथ लेकर जाएं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के किसी लीडर को साथ लेकर जाएं, और इनको बिठाकर आलमी बिरादरी के सामने कहें कि जनाब ये लोग आए हैं इस आलमी फोरम पर, अपनी आज़ादी का परचम लेकर आए हैं, आज़ादी का। ये बड़े ज़बरदस्त है। हम चल के लगारी साहब, ये इस पे आपने पहले भी एक दिन ये बात की थी, हम चाहेंगे इस पे अलग से पूरा एक प्रोग्राम बात हो
कि आज़म जाएंगे अब अगले 2 माह में, तो इस पे बात हो बाकायदा तौर पर कि क्या होना चाहिए। मैं ब्रेक पे भी जाना है मुझे। गजालत साहिबा, इस वक्त क्या नौजवान जो है वो सोच रहे हैं कि क्या वाकई कश्मीर की आज़ादी वो भी अपनी आंखों से देख पाएंगे, जिस तरह आप जदोजहद कर रही हैं, आपके साथी जदोजहद कर रहे हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म पर? देखिए, हम जितने भी कश्मीरी मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, इस बात पे यकीन रखते हैं कि भारत का कोई भी जबर, कोई भी तशद्दुद, कोई भी बदतरीन हथकंडा हमें अपनी आज़ादी से जीने का हक हासिल करने के लिए जो लड़ने की हमारी क़ुव्वत है, हमारी हिम्मत और हमारी चाहत है, उससे नहीं रोक सकता। और सैयद अली गिलानी की ज़िंदगी उसकी एक ज़िंदा मिसाल थी। और आज अगर भारत की शर्मनाक हुकूमत ये समझती है कि रात के अंधेरे में उनका जस्ते खाकी सुपर्दे खाक करके वो जो तमाम कश्मीरी हैं उनको ये पैगाम दे रही है कि जो भी आज़ादी से जीने का ख्वाब देख रहा है उसका ये हशर होगा, तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब तक हमारा एक भी कश्मीरी बच्चा जिंदा है, हम आज़ादी की खातिर लड़ते रहेंगे। और कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी भी कीमत पर समझौता करें कि हमने इंडिया के साथ रहना है या इंडिया से बात करनी है। 74 साल से जो अज़्म है, जो वलवला नहीं कर सका गजाला साहबा के सैयद अली गिलानी के ज़िंदा होते भी भारतीय फ़ौज वो डर रही थी और उनके जस्ते खाकी को लेकर भी वहाँ भी खौफजदा वो नज़र आ रही थी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ मौजूद थे हमीद लोन साहब भी, गजाला हबीब साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद मौज़ूआत पर बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमेशा ये होता है कि शहरों में मनशियात से पाक करने की भरपूर किस्म की कोशिशें जारी हो रही होती हैं, लेकिन जब मनशियात के अड्डे, मनशियात फरोशों की सरपरस्ती खुद कानून के रखवाले करें तो फिर किससे सवाल किया जाए। कराची जैसा बड़ा शहर 363 मनशियात के अड्डे पुलिस की सरपरस्ती में चल रहे 100 से ज़्यादा पुलिस अफसरान, पुलिस के एहलकार, वहाँ पर SHOs, DSP लेवल तक के अफसरान इस तमाम तर धंधे में मुलव्विस हैं। ये कोई जर्नलिस्ट की रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, ये आपको पुलिस की अपनी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के बाद जब पुलिस से यह मौक़िफ़ लिया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि 1 साल पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इस 1 साल में उन पुलिस अफसरान, एहलकारों के खिलाफ क्या किया गया है। एक जानिब नौजवान नस्ल तबाह हो रही है कि मनशियात से पाक किया जाए, लेकिन ये बहुत सादा सी बात है, सादा सा मामला है कि इलाके के SHO को जेब कतरों से लेकर मनशियात फरोशों तक का सबका इल्म होता है कि कौन सी जगह पर क्या हो रहा है। उसके बावजूद ये नहीं रुक पाते। क्यों? क्योंकि उसके बाद अब सामने आ रहा है कि कराची जैसे शहर में 163 मनशियात के अड्डे पुलिस की सरपरस्ती में चल रहे हैं। आज हम बात करेंगे इस पर। हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, अहमद चुनाई साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर चीफ हैं CPLC के। अहमद चुनाई साहब आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये रिपोर्ट के हवाले से अपने नुमाइंदे जो हमारे साथ मौजूद हैं सलमान, उससे जान लेते हैं। सलमान, ये रिपोर्ट का आगे 1 साल पुरानी है तो साल कुछ हुआ है, और ये जो 363 अड्डों के बारे में बताया गया, क्या वो अभी भी चल रहे हैं? वहाँ अभी तक भी कारोबार और काम उनका रिस्क चलाया जा रहा है, या वो फिर बंद कर दिए गए इस रिपोर्ट के बाद? जी बिल्कुल, देखें बिल्कुल ये रिपोर्ट जो है वो तकरीबन 1 साल कबल मंजर आम के ऊपर आई थी, जिसके ऊपर अब तक जो है वो काम नहीं किया जा सका। अगर हम लोग बात करें साबिक एडिशनल गुलाम नबी मेमन की, जब उनका टेन्योर पूरा हुआ और वो कराची पुलिस चीफ के से उनका तबादला हुआ, और जब नए कराची पुलिस चीफ आए तो उनके आने के बाद फहरिस्त तैयार की गई उन अफसरान की, उन एहलकारों की जो इस मखलूस धंधे में मुलव्वस पाए गए। वो जो रिपोर्ट थी वो भी मंजर आम के ऊपर आई थी। उसके अंदर जो है वो DSPs, 12 SHOs, 3 SSPs और मुतादिद हेड मॉरर जो है वो शामिल है। कराची में 116 थाने हैं जिसमें से तकरीबन 100 थानों की हदूद में इस तरह के ऑर्गेनाइज जराइम जो है वो किए जा रहे हैं, और इसको रोकने वाला जो है वो कोई नहीं है। हम ये देखते हैं कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अब उनकी जो रवानी है वो काफी तेज हुई है।
मंशियात के अड्डे हो गए या दीगर जराइम के अड्डे हो गए, उनको जो है वो खत्म करने में काम जो है वो करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक सवालिया निशान ये है कि इलाकाई SHO जो है उसका कितना किरदार होता है इन सारे अड्डों में। देखिए, ऐसे जो इलाकाई SHO होते हैं उसकी इजाजत के बगैर उस इलाके के अंदर एक पथारा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हम ये देखते हैं कि शहर के मुतादिद थाने ऐसे हैं जिसमें नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, हैदरी मार्केट, सुरजानी टाउन, बाकी आप हैं, तो इस तरह के बहुत सारे मुतादिद थाने हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। बिल्कुल, ये शहर के मुतादिद एरियाज हैं जहाँ ये मौजूद होता है। अच्छा, सलमान हमारे साथ ही रहेगा। मैं अहमद चनाए साहब से, क्योंकि अहमद चनाए साहब के पास बहुत से ऐसे केसेज उनके, जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, आ रही थी चीज़ें। अहमद चनाए साहब, हमारे जैसे आदमी को जो कराची में जब घूमता है उसको पता है कि वहाँ फलां आदमी खड़ा है जो आइस बेच रहा है, जो चर्च बेच रहा है, जो हेरोइन बेच रहा है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी SHO? बात यह है कि ये जो रिपोर्ट आई है ये पुलिस की, जी मेरी का बात यह है कि जो रिपोर्ट आई है वो पुलिस की अपनी रिपोर्ट है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये साबित करती है कि जितने भी कराची के थाने हैं 100 के करीब की बात आ गई है जो आपके नुमाइंदे ने रिपोर्ट की है। ये सारे के सारे जो हैं वो इस धंधे में मुलविस हैं। मैं बड़े वसूख के साथ ये बात करता हूँ कि ये जितने थाने हैं अगर इनकी सरपरस्ती ना हो तो ये मुमकिन ही नहीं है कि ये मंशियात का कारोबार हो सके। आइसोलेशन में 2-3 जगहों पे तो ये कारोबार हो सकता है कि जहाँ शायद थानों को पता ना हो, लेकिन इतनी सारी जगहों पे ये सिलसिला चल रहा हो ये मुमकिन नहीं है कि ये मंशियात के अड्डे कहाँ हैं, कहाँ से जो है वो नौजवान नस्ल जाके मंशियात खरीदती है और कहाँ से हमारी जो है वो नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है कि जिसको फौरी तौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत है। पुलिस एहलकारों पर ये कहना कि ये पिछले साल की रिपोर्ट है, तो क्या 1 साल के अंदर ये सारा कारोबार ख़त्म हो गया है? क्या 1 साल के अंदर कराची में मनशियात का बिकना और वसूल होना बंद हो गया है क्या? तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, और अगर हमने कोई इक़दाम इसमें नहीं किए तो ये कल भी चलता रहेगा। बिल्कुल, ये तो सर इक़दाम फौरी तौर पर किए जाना है। लगारी साहब, हम ये देखते हैं कि स्कूल कॉलेजेस के, जो एलीट स्कूल कॉलेजेस के बच्चों से लेकर वहाँ पर आइस जो है वो पहुँचाई जा रही है, वहाँ से लेकर सड़कों पर गिरे हुए साइड पर जो हेरोइनची हैं वहाँ तक सारे सोसाइटी के सेगमेंट्स के अंदर ये मनशियात जा रही है और पुलिस को भी मालूम होता है कि कहाँ किधर क्या चीज़ है। लेकिन इस जानिब है ना, हो सोसाइटी, हुकूमत, इदारे वो कार्रवाई कर भी नहीं रहे होते हैं। आपको मुझे मालूम होता है तो पुलिस क्यों नहीं करती सर? मैं तो पर्सनल वाक़या एक बताऊंगा कि मैं जहां पहले रहा करता था, बल्कि कराची आने के बाद बहुत 50 साल से भी ज़्यादा अरसा पहले जहां पर मैंने आकर रिहाइश अख्तियार की थी, वहां पर मैंने एक छोटा घर भी बनाया था, कोई 50-100 गज़ का घर था, और वो अब भी मेरे पास है। लेकिन चूँकि बच्चों की तालीम की वजह से मैं दूसरे इलाके में गया, लेकिन वो इलाके के महल्ले के लोग जो हैं वो मैं अब भी उनके साथ वैसे ही होता हूँ और मैं वहाँ जाता भी रहता हूँ। वहाँ मेरी फैमिली के लोग भी रहते हैं। तो मुझे वहाँ पता चला कि यहाँ पर एक मंशियात का अड्डा है। मैंने बड़ा तुरम खाम बनने की कोशिश की। मैंने एडिशनल IG साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा जी मैंने आना है आपके पास एक शिकायत लेकर। तो उन्होंने कहा शिकायत की नौयत क्या है? मैंने कहा कि हम एक इलाके में रहते थे और अब भी वहाँ हमारा घर है, हमारी फैमिली रहती है, वहाँ पर मंशियात फरोशी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आ जाएं। फिर उन्होंने क्या किया कि इस मौके पर उस इलाके के SSP और SP को भी बुलाया हुआ था। यानी मैं जब वहाँ पहुँचा तो वो पहले से वहाँ मौजूद थे और उनको इसलिए बुलाया था कि मैं जा रहा था। तो मैं उनके ऑफिस में जाकर पहुँचा हूँ तो उन्होंने कहा कि क्या क्या मसला है। मैंने बताया कि भाई फ़लाँ इलाका है, फ़लाँ जगह है, फ़लाँ गली में, फ़लाँ चौक पर जो है ये अड्डा खुला हुआ है और उसमें किसी को परवाह नहीं है और वहाँ पर नौजवान परेशान हो रहे हैं। वो अगर कोई रोकने की बात करे तो लोगों को साथ दहशतगर्दी करते हैं, वो बदमाशी पर होते रहते हैं, मारपीट करते हैं और फिज़िकली लोगों को जो है वो उनको पीटते मारते हैं। तो ये क्या तरीका है? तो उन्होंने कहा जी आप फिक्र ना करें, ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो अगले दिन मुझे फ़ोन आया कि जनाब वो जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है और वो बंद कर दिया गया है। चौथे रोज़ पता चला कि नहीं दोबारा खुल गया है, वो बंदा भी रिहा होकर आ गया है।
अब मैं सोचूं कि मैं किसको कहूँ, एसपी को कहूँ, एसएसपी को कहूँ, एडिशनल आईजी को कहूँ कि जनाब वो तो अड्डा फिर खुल गया है, आपने बड़ी खुशखबरी सुनाई थी कि वो अड्डा बंद हो गया है। सही। तो मैंने उसके बाद लोगों से कहा कि भाई इसको आप लोग रोकने की कोशिश करो। उन्होंने कहा हम क्या, वो तो कत्ल करने से भी बाज आने वाले लोग नहीं हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं जो लोग ये मंशियात बेच रहे हैं। तो मुझे अपने तौर पर मैंने हार मान तो लगारी साहब, जहाँ पर जब एसपी और डीएसपीज मुलविस हों उसमें तो फिर तो सर कैसे रुक सकते हैं ना। मैं एडिशनल आईजी के पास गया था भाई, मैं एडिशनल आईजी, और मुझे नाम लेने में कोई वो नहीं है, मैं एडिशनल आईजी के पास गया था और गुलाम नबी के पास चले गए वहाँ। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं एडिशनल आईजी के पास गया था, गुलाम नबी मेमन के पास गया था, जो इंतहाई ईमानदार उनकी शोहरत है और वो उनको कॉम्पिटेंट अफसर समझा जाता है और समझा जाता है कि बिल्कुल उनके होते हुए जुर्म हो ही नहीं सकता। मैंने दो मजलूम लोगों का एक गिरफ्तारी, चौथे दिन रिहाई और चौथे दिन फिर दोबारा से अड्डा खुला हुआ है। अहमद चनाई साहब, क्या फिर इसकी वजूहत हैं कि लगारी साहब इतने कुछ चंद साल पहले की बात कर रहे हैं? नहीं, इसी साल की भाई, इसी साल की। अच्छा, इसी साल में सर देख लें जब अहमद चनाई साहब फिर इस बात को किसके सामने जाएं? लगारी साहब फिर आप सदर ममलिकत के पास जाएं, वजीर आला के पास जाएं, फिर भी खत्म नहीं होगी, नहीं खत्म होगी, इसलिए कि ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं। गुलाम नबी मेमन साहब अभी 2 महीने पुराने ही ट्रांसफर इनका हुआ है और बिल्कुल लेटेस्ट बात बता रहे हैं लगारी साहब। मैं इनकी बात से 100% एग्री करता हूँ। देखिए, बात यह है कि जब ऊपर से नीचे तक सारे लोग मिले हुए हैं और किसी में जो है इस बात की विल पावर ना हो कि इसको जो है वो ख़त्म किया जाए, मैं ये नहीं कहता कि 100% पुलिस अफसरान इसमें मिले हुए हैं, ना ही मैं ये कहता हूँ कि 100% जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन इसमें मिली हुई है, लेकिन काफ़ी तादाद में लोग इसमें मिले हुए हैं और ये बड़ा $multi-million बिजनेस है। ये पूरी दुनिया में जो है वो आज भी हम चाहे कितनी भी इस पर वो कर लें, कितना भी रोक लें, ये चर्स, हीरोइन वगैरह मंशियात जो है वो सब जगह अवेलेबल हो जाती है। कहीं ना कहीं पीने वाले होने चाहिए और देने वाले होने चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस कराची में, जहां लगारी साहब का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये एक बहुत बड़ी माफिया है। ये माफिया शायद टेररिज्म से भी बहुत बड़ा माफिया है और इसमें बड़ा खामोशी से काम होता है और इसमें जो है वो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो स्टेक होल्डर्स को मिलते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन है? हमारी मैनेजमेंट है, स्टेक होल्डर्स जो है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये सारे मिलकर के जो है इसमें बहुत बड़ी तादाद में मुलविस हैं। इसके खिलाफ मेरे जैसे लोग या लगारी साहब जैसे लोग जाएंगे तो वो खामखा ज़ाया हो जाएंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फिर भी ये जिहाद है और हमें सबको मिलकर मिनाजुल कौम ये सोचना पड़ेगा कि हमने या तो अपनी आइंदा नस्ल को बचाना है या इन लोगों के जो कमाई के धंधे हैं उसको जारी रखना है। बिल्कुल सही है, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, इस हवाले से खबर भी आई है, इसी केसेस में 3 मौसल किए गए, उस बारे में बताएंगे, लेकिन सलमान सलीम से सुरजानी टाउन में पुलिस मुकाबला वारदात हुई, उसके बारे में क्या खबर है? सलमान, आगाह कीजिएगा। सुरजानी थाने के हुदूद में पुलिस मुकाबला हुआ है। जी देखें, अब से कुछ गुज़िश्ता रोज की ये बात है। गुज़िश्ता रोज जो है वो सुरजानी टाउन के हुदूद में ये पुलिस मुकाबला पेश आया है, जबकि एडिशनल आईजी के वाज़ेह अहकाम हैं कि पुलिस पार्टी अगर गश्त पे भी है तो उनको अपने हेलमेट नहीं उतारने और साथ साथ जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं वो 24 घंटे जो है वो पहन के रखनी है, क्योंकि इससे कबल भी हमने देखा कि पुलिस एहलकारों को जो है वो मुलज़मान की जानिब से निशाना बनाया गया, उनको कत्ल किया गया, उनके ऊपर फायरिंग की गई। अभी कुछ रोज कबल ही एक वाक़या इस तरह का पेश आया था कि SIO को जो है वो एक थाने के गोलियां मारकर उसको हरा दिया। तो ये मुकाबला हमने देखा कि पुलिस पार्टी जो है उनको कॉल की गई, जबकि उन्होंने देखा कि डकैती की वारदात हो रही थी और उन्होंने लोगों के बोलने के ऊपर जो है वो एक डकैत को गोली मारी, और वो फुटेज के अंदर वाज़ेह तौर के ऊपर देखा जा सकता है कि इस पूरे मामले के अंदर पुलिस एहलकारों ने कोई ऐसी तदबीरें नहीं अपनाई थी, जबकि वाज़ेह तौर के ऊपर अहकामात हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट होना लाजमी है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये आपने खबर दी है, एक और जो खबर इसी रिलेटेड जो आज हम बात भी कर रहे हैं प्रोग्राम के हवाले से, उस पर भी आपको बताते चलें। सुरजानी थाने की हुदूद में पुलिस मुकाबले के हवाले से जो मालूमात थी वो हमारे रिपोर्टर सलमान सलीम आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब कराची में माफियाज की सरपरस्ती करने वाले
SHOs को मुअत्तल किया गया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 3 SHOs को फौरी तौर पर मुअत्तल किया गया। मुअत्तल होने वालों में SHO सुपरमार्केट कामरान हैदर शामिल हैं, SHO गुलबहार नईम मलिक और SHO नाजिमाबाद फैसल रफ़ीक भी शामिल हैं। ये 3 SHOs को सलमान मुअत्तल किया गया है। लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट पहले भी कहा गया कि रवां साल गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस 180 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 62 अफसरान और एहलकारों को मुलाजमत से बर्खास्त किया गया। ये जो कार्रवाई लफ्ज़ है और ये जो मुअत्तल करना है, ये क्या है? बस मुअत्तल कर दिया गया, उसके बाद फिर वो 3 माह बाद बहाल होकर आ गए, फिर उनकी सैलरीज जो हैं वो भी वापस बकाया जात में मिल जाती हैं, बस यही सज़ा होती है महकमाना? जी देखिए, जैसे ये खबर आई है कि DIG वेस्ट ने काम मंशियात जुए माफिया की सरपरस्ती करने वाले SHOs के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की है। अभी इन तीनों SHOs को जो है वो मुअत्तल किया गया है। इनकी इंक्वायरी कमेटी बैठेगी। SSP की हिदायत के ऊपर जो है वो एक SP लियाकताबाद और SHOs को जो है वो एक कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा जो उसके ऊपर पूरी तहकीकात करेंगे और इसकी रिपोर्ट जो है वो SSP साहब को पेश करेंगे, जो कि आगे DIG साहब को पेश करेंगे। उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि ये जो SHOs है वाकई ये इस धंधे के अंदर मुलव्विस हैं या नहीं है। देखिए, मुअत्तली जो है वो एक पुलिस एहलकार या पुलिस अफसर के लिए एक एजाज की बात। जब भी किसी पुलिस एहलकार से या पुलिस अफसर से इस हवाले से बात करते हैं कि आपको मुअत्तल किया गया, आपने ऐसा क्या जुर्म किया था, कि कौन सी सरपरस्ती करते थे, कितनी बीट लेते थे, कितने आपकी बीटर इस टाइम पे मार्केट के अंदर मौजूद हैं, या साथ साथ क्या क्या आप लोग जो है वो, क्योंकि हमने ये भी देखा कि कुछ SHOs जो है वो प्राइवेट पुलिस पार्टियां भी चलाते हैं। तो प्राइवेट पुलिस पार्टी का जो है एक लफ्ज बहुत ज्यादा आजकल सामने आ रहा है, जो अपने इलाके के अंदर परेशान करते हैं, चाहे वो बिल्कुल सलमान, ये इस किस्म के वारदातें हैं। लेकिन मेरे लिए जो हैरानकुन एक चीज़ है अहमद चनाई साहब, वो इसमें है कि रवां साल गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस, ये पुलिस बता रही है कि 180 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब वो कार्रवाई मैं आपके गोश गुजार करूँ कि 62 अफसरान और एहलकारों को मुलाजमत से बर्खास्त किया गया है और 15 पुलिस एहलकारों को जबरी रिटायर किया गया है। तो ये सर सज़ाएँ जो एक तरफ जो पूरी सरपरस्ती कर रहे हैं उनके लिए मुअत्तल किया जाना, बर्खास्त किया जाना, और ये क्या आप समझते हैं कि बस यही सज़ाएँ होने से अगले जितने भी लोग हैं उनके लिए कोई ये मिसाल हो सकती है? देखिए, जब मंशियात फरोश पकड़ा जाता है तो उसको सख्त तरीन सज़ा दी जाती है। उसका केस जो है वो एंटी नारकोटिक की अदालतों में जाता है और जिसके पास मंशियात बरामद हुई है उसको जो है वो उसकी जमानत नहीं होती। यहाँ जो इन लोगों की सरपरस्ती कर रहे हैं, जो इन लोगों के साथ दिन रात इस धंधे में मुलव्वस भी है, इस कमाई में शरीक भी है और गैर कानूनी तौर पे हमारी पूरी नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, उनको सिर्फ मुअत्तल कर देना, उनको सिर्फ नौकरी से बर्खास्त कर देना, मैं समझता हूँ कि इस पूरी कौम के साथ ज्यादती है। अगर वो मुलव्वस है फला SHO कि जिसने मंशियात की सरपरस्ती की, उनसे पैसे बनाए, तो उसके खिलाफ भी वही दफात लगनी चाहिए जो एक मंशियात जहाँ से बरामद होती है वहाँ पे लगती है और उसके वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाता है और इसके बाद वो उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें कानून के स्ट्रक्चर में चेंज लाना पड़ेगा, हमें अपना मुहासबा करना पड़ेगा। जब तक डिपार्टमेंट अपना ये मुहासबा नहीं करेगा, मैं सिर्फ मंशियात फरोशी की बात नहीं कर रहा, अब तो मैं सारे जराइम की बात कर रहा हूँ कि जहाँ दूसरे जराइम की भी सरपरस्ती होती है उनको भी वही सजाएं दी जाएं जो उस जुर्म की सजा होती है। अगर हम सिर्फ बर्खास्त कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, थोड़े दिन बाद दोबारा रिवर्ट हो जाएंगे, थोड़े दिनों बाद तनख्वाह भी मिल जाएगी जैसा कि आपने बताया, तो फिर हम इसमें पेशरफ नहीं कर सकेंगे। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद ही जो हैं वो इन कामों में मुलविस हो जाएं और बाद में वो लोग जो कारोबार कर रहे हैं वो पकड़े जाएं और जो कारोबार के शरीक लोग हैं वो छूट जाएं, तो मैं समझता हूँ हम इस पाकिस्तान में, इस धरती पे इंसाफ नहीं कर रहे। सर, ये कल्चर जो है लगारी साहब वो चेंज नहीं हो रहा। आपने एक वक्त गुजार लिया जर्नलिज्म के अंदर और हमें काम करते 10-12 सालों से इस कल्चर के बारे में तब भी खबर पढ़ रहे थे 12 साल पहले, आज भी हम प्रोग्राम में वही बात कर रहे हैं। तो ये कोई कल्चर चेंज होने का नाम ही नहीं हो रहा। पेटी भाइयों को बचाना, रिपोर्ट आनी, अखबारों में आती थी, टेलीविज़न पे आती है, 4 दिन वो होता है, उसके बाद ना तो स्ट्रक्चरल चेंज की बात जैसे अहमद चनाई साहब कर रहे हैं वो हो पा रहा है, ना ही मुहासबा पुलिस अफसरान अपना वो कर पा रहे हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि थाने बिक रहे होते हैं, रेट्स होते हैं, फ़लाँ थाने की आमदन ज़्यादा है, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ बंदा इतने में लग रहा है। तो कोई चेंज करना ही नहीं चाहता, चाहे वो पुलिस के अंदर हो, चाहे वो हुकूमत के अंदर वज़रा हो, जो ताकतवर वज़रा हैं, जो चीज़ों को चला सकते हैं।
देखें, यहाँ तो रात खोलें या तो पर्दे आप हटा दें सारे। वो बाज़ दफ़ा एक मिसरा है, बार बार याद आता है, रोशनी है तबाह तो बरमन बलाशुदी, मेरे अंदर की रोशनी तो मेरे लिए बला बन गई है। हमें जिन चीज़ों का इल्म है, अगर वो चीज़ें यहाँ आ जाएं तो एक क़यामत टूट पड़े ना, कि क्या कहेंगे कि फ़लाँ थाना जो है फ़लाँ आला तरीन मनसबदार के लिए है, ये उसके लिए है, और ये फ़लाँ थाना फ़लाँ आला तरीन मनसबदार के लिए, उसके अखराजात उठाने के लिए फ़लाँ और ये फ़लाँ थाना जो है फ़लाँ के लिए है, और ये फ़लाँ थाना फ़लाँ के लिए है, तो फ़लाँ थाना फ़लाँ को रिपोर्ट करता है। वक्त की कमी हो रही, मैं सर आपको कता कलामी अफजल शिगरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक IG हैं पुलिस। शिगरी साहब, आपके वक्त का सर, ये रिपोर्ट आपने भी देखी होगी कि मनशियात के अड्डों की सरपरस्ती पुलिस अफसरान, और सर ये साल से दहाइयों से ये मामला चल रहा है, ये सर रोक क्यों नहीं पाते? खुद आप जैसे बड़े जो सीजन पुलिस अफसरान हैं उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन फिर भी ये जो SHOs थाने ये हदूद में ये कुछ होता है, रुक क्यों नहीं पाते सर? नहीं, ये तो नहीं रुक नहीं जाता, रुकता भी है, लेकिन ये सूरत हाल ये कि एक सिचुएशन है, खराब हुई है जो रास्ते में है, और जब तक कि उसको हम उसको पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो ये नहीं रुकेगा। और उसमें जो है, जो एक नया ख्याल था जिसको हम लेके आए थे, और वो था एक्सटर्नल ओवरसाइट। और एक्सटर्नल ओवरसाइट में ये था कि मुअज़्ज़िज़ जो शहरी जो हैं उनमें से कुछ लोग, आउटस्टैंडिंग लोग जो, उनकी कमीशन था जो कि ओवरसी करता था, और उसे ये सब कुछ करना था। और जब वो 2002 में कानून ले आए, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी वजह वही कमीशन था जिसकी वजह से कानून जो है उसको आगे हमने चलाया नहीं, और कुछ हाफ हार्टेड सी एफर्ट जरूर कहीं आगे पीछे की गई, लेकिन ना उनको एम्पावर किया, ना उनको दफातर दिए, ना उनकी मदद की गई, और नतीजा यही है कि जो आप जो कह रहे हैं रुक नहीं पाता तो कैसे रुकेगा? अगर चेक नहीं होगा तो रुक नहीं सकता। शिगरी साहब एक सवाल सर जी, शिगरी साहब एक सवाल है यहाँ पर कि पुलिस की अपनी भी जिम्मेदारी है ना कि ये सारी चीज़ें, लेकिन पुलिस सरपरस्ती कर रही है, तो क्या ट्रेनिंग में भी कोई मामला आते हैं कि एक SHO पहुंचा है तो वो भी उसने कहा हाँ यही सिस्टम चल रहा है तो हम भी उस सिस्टम का हिस्सा बन जाए? ट्रेनिंग की बात नहीं है, बात ये है कि जब उसकी भर्ती जो है, जब उस वक्त पैसे लिए जाएंगे तो जब पुलिस में आएगा तो फिर वो पैसे जरूर आपसे फिर कमाएगा, और अगर उसके तरक्की से लेके पोस्टिंग तक जो है वो पुलिस के कमांड के पास नहीं होगी, वो पॉलिटिकल लेवल पर होगी, तो फिर वही कुछ करेगा जो उसका मास्टर कहेगा। तो ये जब तक आप उसको डिपोलिटिसाइज नहीं करेंगे, इसको पुलिस कभी भी ठीक नहीं होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये पुलिस जो इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, तो 1.5 लाख पुलिस फोर्स आपकी सिंध में है, तो 2 लाख पंजाब में है, उनको छोटी छोटी पुलिस फोर्सेज बनाए, अपने शहर जो है उनके लिए अलग पुलिस फोर्स बनाए, और उनको आप ताबे करें या अंडर सुपरविजन रखें या ओवरसाइट रखें वो सिविल सोसाइटी की। सिविल सोसाइटी को आप नहीं उसमें डालेंगे, और सिविल सोसाइटी में अगर अपने होम कर रहे हैं तो वो भी बेकार होगा। काम है और कॉम्प्लेक्स काम है, बिल्कुल। ये तो जो तजावीज़ आप दे रहे हैं बड़ी अहम है। अच्छा लगारी साहब, मैं आपको उसको काटा था, आप बात कीजिएगा सर, बात कर रहे थे कि ये कर ही नहीं पाते ऊपर से लेके नीचे तक चेंज। नहीं, मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि थाने जो हैं वो अलाट होते हैं, ये फ़लाँ मनसबदार के लिए हैं, ये फ़लाँ ओहदेदार के लिए हैं, इस थाने की आमदनी से फ़लाँ मनसबदार की ज़रूरियात पूरी की जाएंगी, तो फिर वो चलता है। जब फ़लाँ बड़े 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 बहुत बड़े लोगों के लिए इस तरह से थाने चल रहे होंगे, तो फिर वो जो मर्जी आए चाहे करेंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। हम जहाँ मंशियात चलती है तो वहाँ इसका मतलब ये होता है कि थाना जो है उसके साथ मौजूद है, कहीं थाने की मौजूदगी के बगैर कोई एक बंदा भी कोई एक सिगरेट नहीं बेच सकता है। ये सारी बात गलत है। मैं कहता हूँ कि आपका पूरे का पूरा सिस्टम ओवरहालिंग चाहता है। अफजल शिगरी साहब का दौर यादगार है एक लिहाज से कि वो इस तरह की चीज़ें नहीं सुनते थे, वो देखते थे। सुलेमान खालिक थे, हमने कई दफ़ा उनसे बात की, उनने फ़ौरन अजाला किया। अब हमारा जो पारसाओं का दौर रहा है, हमारे बहुत अच्छे मेहरबान दोस्त हैं सारे के सारे, ये एडी ख्वाजा हूँ, ये
बशीर मेमन हूँ, ये गुलाम मेमन हूँ, सनाउल्लाहबासी हूँ, ये नाम पारसाई के हद तक हैं, लेकिन इनके होते हुए इनके अदवार में जो कुछ होता रहा है आप कान पकड़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वो भी सबके सामने है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं वक्त खत्म हो रहा है, मैं सिर्फ अहमद शनाई साहब, सर तजवीज़ कोई एक तजवीज़ जो हो कि इस चीज़ों को रोका जा सके, क्या होगा सर? तजवीज़ की बात करते हैं तो फिर वही रिवायती बात आएगी कि जी ख़त्म कर दें, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व ना हो और लोग जो हैं वो कोशिश कर लें, एक मिलकर जद्दोजहद करें। मैं भी आज ही दोबारा कहूँगा कि जी हमने इस चीज़ का आज़म कर लेना है कि मिनहासिल कौम हम सारे लोग मिलकर इस मंशियात के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करें, और इसमें चाहे फिर छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। अफजल सिगरी साहब बैठे हैं, मेरे मोहतरम हैं, तो क्या उनके दौर में मंशियात फरोशी बंद हो गई थी? किसी के दौर में बंद नहीं हुई। लेकिन बात यह है कि एक अटेम्प्ट करने की बात है कि हम सब मिलकर अटेम्प्ट करें और इस लानत से पूरी कौम को जो है वो निजात दिलाएं। वो सब के मिलकर निजात दिलाने का मामला हो सकता है। बहुत नाइस साहब, अफजल शिगरी साहब, नज़ीर लगारी साहब, आप तीनों अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।